ठीक है। तो वर्क एनर्जी पावर में सबसे पहले वर्क बेसिकली क्या होता है, बिल्कुल पॉइंट्स पर बात करेंगे, इधर उधर की कुछ बातें नहीं। ठीक है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। वर्क बेसिकली किसे कहते हैं? ये वर्क क्या है? ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डॉट प्रोडक्ट है। ठीक, डॉट प्रोडक्ट आप लोग पढ़े होंगे फैक्टर में, जिसमें डॉट प्रोडक्ट पढ़ाई जाती है। ठीक है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर होता है, मतलब फोर्स भी हमारा वेक्टर होता है, डिस्प्लेसमेंट भी हमारा वेक्टर होता है। तो बेसिकली कहने का मतलब है ना कि किसी ऑब्जेक्ट पे अगर तुम फोर्स लगा रहे हो और उस फोर्स की वजह से उस ऑब्जेक्ट में कोई डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो उनके बीच के डॉट प्रोडक्ट को क्या कहोगे आप? वर्क कहोगे। ठीक है मेरे बच्चे, जैसे मान लो कि हमने कोई एक ऑब्जेक्ट लिया है जिसका कुछ न कुछ मास होगा, और हमने क्या किया है, इस पर फोर्स लगाया है। मान लेते हैं एफ फोर्स लगाया है। इस फोर्स के प्रभाव में ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेसमेंट कुछ इतना किया है। ठीक, ठीक है, ये एस डिस्प्लेसमेंट किया है। तो हमने हमने करनी क्या है, एफ डॉट एस लिखनी है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट कराना है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो यहाँ बेसिकली देखो, इस चीज़ को अगर आप लॉन्ग फॉर्म में लिखोगे तो ये मिलता है रिजल्ट के रूप में एफ इंटू एस इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो जैसे लिखा जा रहा है ना, वैसे ही आप भी लिखोगे। एफ इंटू, इसको इंटू पढ़ना, क्रॉस प्रोडक्ट मत पढ़ देना। एफ इंटू एस इंटू कॉस ऑफ थीटा, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, एफ एस कॉस ऑफ थीटा। ठीक, अब कहोगे कि सर ये थीटा क्या है? तो बच्चा, थीटा बेसिकली फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच के बनने वाले एंगल को बोलते हैं, बनने वाले कोण को बोलते हैं। ठीक है, एफ और एस के बीच में बनने वाले कोण को बोलते हैं। तो यहाँ देखो, जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रही है उधर ही फोर्स है, तो यहाँ जो एंगल होगा वो कितने डिग्री हो जाएगी? 0 डिग्री। तो इस हिसाब से जो हमारा वर्क का जो फार्मूला बनेगा वो हो जाएगा एफ इंटू एस इंटू कॉस 0 डिग्री, केवल इस कंडीशन के लिए। ठीक है, और यहाँ पर एफ इंटू एस कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है? 1। तो ये वर्क, हालांकि ये वर्क की मैक्सिमम वैल्यू कहलाती है एफ इंटू एस। ठीक है, तो इसको याद रखना, या शॉर्ट में आप लिख सकते हो एफ एस भी, तो ये भी वैलिड है। ठीक है मेरे बच्चे, अब बेसिकली ये कॉस ऑफ थीटा कहाँ से आया, मतलब इसका मतलब क्रिएशन कैसे हुआ? ठीक, इसके बारे में हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, प्यार से समझेंगे, एकदम बिल्कुल ध्यान लगा के समझेंगे। ठीक है, तो मेरे बच्चे मान लो आपके पास एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट है आपके पास, समझना, ये ऑब्जेक्ट है आपके पास। ठीक, और इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लग रही है। तो फोर्स किधर लग रही है? मान लो ये इधर लग रही है फोर्स। ठीक है, ये फोर्स इधर लग रही है। ठीक, और ये जो ऑब्जेक्ट है ना, फोर्स की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है ना, वो इधर एस हो रही है, मान लिया जाए। ठीक है, इधर डिस्प्लेसमेंट हो रही है। ठीक है मेरे बच्चा, ठीक है, इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, होने दो। ठीक, तो वास्तव में जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, ठीक है, ये पूरे फोर्स की वजह से नहीं हो रहा है। ठीक है, आप देखोगे कि इस डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल में अगर यहाँ एक लाइन खींच दिया जाए, ठीक है, तो इस डिस्प्लेसमेंट के साथ कुछ एंगल बना रहा है। ठीक, यहाँ देखो, ये डिस्प्लेसमेंट वाली लाइन है, इससे पैरेलल बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ इनके बीच में कुछ एंगल बन रहा है, ये एंगल को मान लेना थीटा। ऐसे केस में एफ का एक कंपोनेंट होता है, ठीक है, इस डायरेक्शन में एफ कॉस ऑफ थीटा, और एक परपेंडिकुलर, यानी इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचा जाएगा जिसका एक कंपोनेंट होगा एफ साइन ऑफ थीटा। तो मेरे लाल, जो एफ कॉस ऑफ थीटा है, एफ कॉस ऑफ थीटा है, वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है। तो हमने पढ़ाया आपको क्या, कि वर्क जो होता है ना, केवल उन्हीं फोर्सेस की वजह से होता है जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में लगी हो, है ना। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो एफ है ना, इसका एफ का केवल ये हिस्सा एफ कॉस ऑफ थीटा है, इसके कारण वर्क हुआ है, और इसके कारण इस डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, नहीं, ये हमारा फोर्स वेस्टेज गया है। ठीक, तो यहाँ जो वर्क होगा ना मेरे बच्चे, एफ इक्वल टू क्या लिखना है, केवल फोर्स एफ कॉस ऑफ थीटा, ये हमारा लगने वाला फोर्स है, और इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो बेसिकली वर्क का डेफिनेशन ही है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और वह फोर्स का गुना जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में लगी हो, या ये कहोगे वह फोर्स जो कि डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में हो, या वह फोर्स जिसके वजह से डिस्प्लेसमेंट वास्तविक में हुई है, कहलाती है वर्क। तो मेरे लाल, यहाँ पर जो होगा एफ इंटू एस इंटू कॉस ऑफ थीटा कहलाएगा। तो मेरे बच्चे, इसी चीज़ को वेक्टर फॉर्म में लिखोगे क्या, एफ डॉट एस। ठीक है,
तुम बेसिकली मैं समझाना कहाँ क्या चाह रहा हूँ कि वास्तव में जो आप पढ़ते हो 9th-10th क्लास में जो डेफिनेशन कि वर्क क्या है, प्रोडक्ट है फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का, तो चीज़ें वही हैं, बस इसको 11th-12th में डॉट कर दी जाती है। तो आप बोल सकते हो 9th-10th वाले बच्चे कि एफ कॉस ऑफ थीटा जो है ना वह फोर्स है जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट हुई है। तो यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट को आप वर्क कहते हो, बट यहाँ पर ध्यान में रखना ये है कि यह फोर्स का वह वैल्यू होना चाहिए जिसके वजह से वास्तव में यही डिस्प्लेसमेंट हुआ है। जैसे यहाँ पर हमने बताया ये फोर्स किसी और डायरेक्शन में लग रहा था, इसका एक कंपोनेंट, एक रिजोल्यूशन, एक एफ कॉस ऑफ थीटा आया और एक साइन ऑफ थीटा आया। डिस्प्लेसमेंट केवल इस डायरेक्शन में अगर हुई है, इस डायरेक्शन में नहीं हुई है, तो ये हमारा फोर्स वेस्ट गया। ठीक है, केवल इसी की वजह से हो रहा है डिस्प्लेसमेंट। तो मेरे बच्चे जो शुरुआत में हमने आपको पढ़ाया था मेरे लाल, एफ डॉट एस बराबर एफ एस कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, ये 12th क्लास में बच्चों को, सॉरी 11th क्लास में बच्चों को रटा दिया जाता है, बट ये आता है तुम्हारा कुछ इस तरह से। ठीक ठीक है मेरे लाल। अब कुछ कंडीशन देखेंगे, ठीक है, फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी। तो मेरे बच्चे अभी तुमने वर्क, सॉरी फोर्स की नहीं, वर्क की वैल्यू, तो मेरे बच्चे अभी आपने पढ़ा कि फोर्स का फार्मूला हो जाता है एफ इंटू एस इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो मेरे लाल एक चीज़ बताने की कोशिश मैं करूँगा कि फोर्स जो होता है ना मेरे बच्चा वो दो तरह का होता है, वेरिएबल फोर्स होता है और एक कांस्टेंट फोर्स होता है। मतलब समय के साथ फोर्स बदलती रहती है या पोजीशन के साथ फोर्स बदलती रहती है। ठीक है, तो मेरे बच्चे यहाँ पर जो भी डिस्कशन हम कर रहे हैं ना वो केवल कांस्टेंट फोर्स के लिए तत्काल में मैं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं वेरिएबल फोर्स पर भी आऊँगा, बट यहाँ पर हमारा अगर फोर्स कांस्टेंट है मेरे बच्चा, आप दिमाग में ये रख मेरे बच्चे कि फोर्स मेरा कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट एस हो रही है, तो वर्क का फार्मूला होगा एफ इंटू एस इंटू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, ये वर्क का फार्मूला होगा। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होगी ना वो डिपेंड करेगी केवल कॉस ऑफ थीटा पे। ध्यान रहे जब मेरा फोर्स और फोर्स हमारी क्या रहे, कांस्टेंट रहेगी तब, फोर्स कांस्टेंट रहेगी तब। ठीक है, ठीक है, फोर्स अगर कांस्टेंट रहेगा तो ये वर्क की वैल्यू कॉस ऑफ थीटा पे डिपेंड करेगा। ऑब्वियस से बच्चों को दिमाग में चल रहा होगा कि एस भी वैरी कर सकता है। हाँ, एस जितना फाइनल होगा ना, ये फाइनल वैल्यू हम लोग लेंगे, इसका फाइनल वैल्यू मतलब फोर्स की वजह से फाइनली कितना डिस्प्लेसमेंट हो चुकी है। ठीक है, कोई दिक्कत, तो आप वर्क बराबर एफ इंटू एस कॉस ऑफ थीटा लिख सकते हो। ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू 1 हो जाए। और ये वह 1 कब होती है बच्चा, कॉस 0 पे, यानी कॉस ऑफ थीटा बराबर कॉस 0, यानी थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो वर्क की वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। ठीक है, तो मैक्सिमम वर्क बराबर क्या होता है, वर्क की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है मेरे बच्चे, एफ इंटू एस इंटू कॉस 0 डिग्री पे, इतना वैल्यू 1 हो जाएगा, तो एफ इंटू एस फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी मेरे लाल। ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा, अब देखो फोर्स की वर्क का सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो भाई कॉस की सबसे जो मिनिमम वैल्यू होती है कॉस ऑफ थीटा बराबर हो जाएगा -1। ठीक है, कॉस ऑफ थीटा बराबर -1, और ये होता है मेरे बच्चे कितने डिग्री पे, कॉस 180 डिग्री पे कॉस ऑफ थीटा। तो थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा बच्चा, 180 डिग्री। ठीक है मेरे लाल, तो यानी कि 180 डिग्री कहने का मतलब क्या होगा कि अगर मान लो ऑब्जेक्ट आगे चल रहा है, ये आगे चल रहा है, ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट आगे हो रही है, बट फोर्स किधर लग रहा होगा, पीछे लग रहा होगा, मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, इस केस में फोर्स की, इस केस में वर्क की जो वैल्यू होगी माइनस एफ इंटू एस केवल इतना हो जाता है। ठीक है, और आप जानते हो वर्क की वैल्यू 0 कब होगी, वर्क की वैल्यू 0 कब होगी, कब होगी, जब अगर 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 अगर, अगर हमारा कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू हो जाए 0, और ये थीटा की वैल्यू कब 0 होती है, कॉस 90 डिग्री पे, कॉस ऑफ थीटा, यानी थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 90 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब मान लो कि ऑब्जेक्ट है, फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है, और फोर्स मान लो इधर लग रही है, ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलरली हुई होगी, इस केस में हमारा वर्क क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो वर्क बराबर 0 हो जाती है क्योंकि तो 90 डिग्री है। कैसे, एफ और सॉरी वर्क इजकल टू एफ इंटू एस इंटू कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0। ठीक है, तो एफ इंटू एस इंटू 0 की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 0। हाँ, ऑब्वियस है कि अगर वर्क की वैल्यू अगर 0 रहा तो भी मतलब क्या हो जाएगी, वर्क 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ वर्क के बारे में हमने इंट्रोडक्शन केवल दिया आपको। ठीक है, बहरहाल अगर यूनिट की बात करें, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करेंगे, बहुत सारी बातें हैं वर्क के बारे में, बहुत गर्दा चीज़ है वर्क।
ठीक है। अगर क्लास की बातें हों तो हम तो इसको कम से कम 1 मंथ वर्क पे ही बात कर सकते हैं, ठीक है। बट हमको उतना नहीं करना, जितना आपकी रिक्वायरमेंट है उतना ही करनी है बच्चे, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा-सा और देख लेते हैं, ठीक। थोड़ा-सा इस वीडियो में थोड़ा और देख लेते हैं, 10 मिनट्स पहुँच चुकी है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो मेरे लाल कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे इसका एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट क्या होता है? तो इसका एसआई यूनिट हो जाता है बच्चा जूल, ठीक है। इसका एसआई यूनिट क्या हो जाता है? जूल, जूल हो जाता है मेरे बच्चे, ठीक। कोई दिक्कत? सॉरी पेज भर गया, हम थोड़ा चेंज करना चाहेंगे इसको, तो थोड़ी-सी टाइम दो आप, तो चीज़ें सारी अच्छी हो जाएँगी, ठीक। तो अगर यूनिट की बात चल रही थी तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा इसका? एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? एसआई यूनिट हो जाएगा इसकी, ठीक है मेरे बच्चे। एसआई यूनिट इसका हो जाएगा जूल। आप चीज़ें दिख रही होंगी आपको, ठीक है। थोड़ी-सी वीडियो का भी बीच-बीच में ब्लर कर रहा होगा, फिर भी चीज़ें साफ नज़र आएँगी, ठीक। तो मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि अच्छा हो जाए, बट ये वीडियो थोड़ी-सी ब्लर कर रही है, ठीक। तो आगे ना सुधरेगा, ठीक है। अगर ना सुधरा तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या किया जाए। हाँ, चलो अच्छा हो गया। आगे तो एसआई यूनिट क्या हो जाता है? जूल। साधनों का अभाव है, इस वजह से कभी-कभी वीडियो जो होता है ना, मतलब मोबाइल से शूट करने में प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो एसआई यूनिट हो जाता है जूल। ये जूल आया कैसे? जैसे आप वर्क बराबर क्या लिखे हैं? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिखे हैं, तो फोर्स का हो जाता है किलोग्राम, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को बोलते हैं हम लोग फोर्स, बेसिकली यही होता है न्यूटन, इसी को बोलते हैं न्यूटन बेसिकली, ये कहलाती है न्यूटन। और ये आपका सेकंड हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत? ये हो जाता है बेसिकली। अगर इसका बात करें फोर्स, थोड़ा और डिटेल से कर लेते हैं इसको, ठीक ना। वर्क बराबर क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ थीटा। ये इसका तो कोई यूनिट होगा नहीं, क्योंकि ये रेशियो है, रेशियो का यूनिट नहीं होता है। ये फोर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बेसिकली, ठीक है। हर रेशियो की बात नहीं कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है। फोर्स को आप कहते हो न्यूटन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कहते हो मीटर, तो न्यूटन इन डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स है और इस डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं मीटर, ठीक है। तो न्यूटन इंटू मीटर यही कहलाती है जूल, ठीक है। कोई दिक्कत? इसका मतलब 1 जूल बराबर हो जाएगा क्या? 1 न्यूटन इंटू कितना? 1 मीटर, ठीक। अच्छा, इसका सी जी एस यूनिट क्या होता है बच्चा? सी जी एस यूनिट होता है अर्ग, ठीक है। अर्ग होता है, मतलब आप कहोगे कि 1 जूल बराबर कितना अर्ग होगा? तो 1 जूल बराबर 10 के पावर 7, ठीक है, अर्ग होता है। अब कैसे होता है थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। 1 जूल का मतलब आप क्या समझते हो? 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। और 1 न्यूटन का मतलब क्या समझते हो? 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर बटा 1 सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और ये 1 मीटर, ठीक है। अब इस किलोग्राम को आप ग्राम में बदल दो तो 1000 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। ये मीटर को बदल दो, ठीक है, तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इस सेकंड एडिशन, ठीक है, ये मीटर को बदलो तो हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। अब ये हो गया 3 2 5 2 7, यानी कि 10 टू द पावर 7, ये हो जाएगा ग्राम। ये हो जाएगा सेंटी इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर बटा सेकंड स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत? तो ये हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। हालांकि जानते हो मेरे बच्चा, इसी को हम लोग कहते हैं अर्ग, ठीक है। 10 के पावर -7 अर्ग बोलते हैं, ठीक। कोई दिक्कत? और भी कई एक फॉर्म में कह सकता है, कभी कभी कहेगा कि इनमें से कौन सा वर्क का यूनिट है, जैसे कह देगा कि जूल, तो जूल भी है। दूसरा कहेगा अर्ग, अर्ग है, ठीक है। तीसरा न्यूटन इंटू मीटर, ये भी है। चौथा अगर कह देगा तो डाइन इंटू मीटर, तो ये भी है, ठीक है। पांचवा तरीका से कहेगा तो कहेगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर, तो ये भी वर्क का यूनिट है, ठीक है। छठा ऐसे भी कह सकता है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये भी वर्क का यूनिट है। तो जैसे भी पूछें, ठीक है, आप हैंडल करो। जूल, अर्ग, न्यूटन इंटू मीटर, डाइन इंटू मीटर, डाइन इंटू सेंटीमीटर, सॉरी, डाइन इंटू सेंटीमीटर, ठीक है, सी एम लिख देना। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। तो जैसे भी पूछे, इसी चीज़ को चेंज करके कभी ऐसे भी लिख सकता है। आर्ट में कह सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर बाई सेकंड स्क्वायर, इसको ऐसे कह सकता है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर बाई
ऐसे भी कर सकता है, ठीक है। तो जैसे पूछे तुमसे ना, ठीक है, वर्क को आप लिख सकते हो। बहुत सारे यूनिट होता है। एक होता है एक्चुअली वर्क का यूनिट, वर्क ही बनता है एनर्जी के रूप में, तो कहीं कहीं वर्क का यूनिट कैलोरी भी कर देगा, ठीक है। कैलोरी हीट एनर्जी के रूप में या हीट का जो वर्क होता है ना, ठीक है, उस केस में निकाली जाती है। तो ये वर्क के बारे में हो गया, कुछ यूनिट के बारे में। अच्छा, वर्क एक स्केलर स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अब कहेगा कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, तो वैसी क्वांटिटी जिसका केवल और केवल डायरेक्शन हो, सॉरी, केवल और केवल मैग्नीट्यूड हो। मिस्टेक हो गया, एक्चुअली हम वीडियो के ऊपर देख रहे थे रिकॉर्ड हो रहा था कि नहीं, ठीक है। एक्चुअली वर्क कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर है, ठीक है। स्केलर के बारे में और वेक्टर के बारे में फिर कभी डिटेल से चर्चा करेंगे। तो वो सारी क्वांटिटी स्केलर कहलाती है जो केवल और केवल न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट रखता हो, डायरेक्शन पे डिपेंड ना करे। मतलब केवल उनके पास न्यूमेरिकल वैल्यू हो। न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब मैग्नीट्यूड, केवल इनका मैग्नीट्यूड हो। बहुत लोग कहते हैं मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है केवल उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू एंड देयर यूनिट, डायरेक्शन से उसका कोई संबंध नहीं हो। तो सारे फिजिकल क्वांटिटी स्केलर होती है जिसका डायरेक्शन से या डायरेक्शन के बदलने से, चेंज होने से उन पे फर्क नहीं पड़ता है, तो स्केलर कहलाती है, ठीक है। तो हमारा वर्क भी क्या है, स्केलर है, ठीक है। अगली वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वर्क, पॉजिटिव वर्क, निगेटिव वर्क एंड जीरो वर्क, और उससे संबंधित 4-5 बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल, वो भी थ्योरेटिकल टाइप का एग्जाम्पल होगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर करना, ठीक है। जितने भी बच्चे हैं सारे बच्चे शेयर करोगे, ठीक है। और नोट करना चाहोगे तो पॉज करके वीडियो नोट कर सकते हो, ठीक है। मैं पूरा STT, पूरा 9th, पूरा 10th का सिलेबस पूरा पढ़ा दूंगा, 11th-12th लेवल तक पढ़ा दूंगा, ठीक है। STT में क्वेश्चन छूटेगा नहीं तुम्हारा, अगर मेरा वीडियो को रेगुलर देखते हो। मात्र तुम मेरे वीडियो को 10 या 15 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, उसको तुम देखो, मैं गारंटी लेता हूँ कि फिजिक्स और केमिस्ट्री से तुम्हारा स्टेट में कभी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है, साइंस से। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।